नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से। बच्चों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 जीव विज्ञान 12th मानव जनन, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र एवं स्त्री जनन तंत्र। बच्चों जैसा कि अपन जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एक जरायुज प्राणी है। जरायुज या विविपेरस ऐसे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं या जिनके जो अंडे न देकर बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज या विविपेरस प्राणी कहते हैं। और मनुष्य भी एक विविपेरस प्राणी है। 1 नंबर में यह आ सकता है, इसलिए अपन को इसको भी याद रखना है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का निर्माण होता है। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्यसेचन कहलाता है। पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है, जिसके द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट या कोरकपुटी की रचना तथा परिवर्धन की घटनाएं होती हैं। और इसके बाद इस कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से में अंतररोपण या उससे उसका चिपक जाने की घटना होती है। और उसके बाद शुरू होता है गर्भावधि का काल, और इसके बाद शिशु का जन्म होता है, जिसे प्रसव कहते हैं। तो कुल ये घटनाएं मानव में होती हैं पूरे निषेचन की क्रियाओं के दौरान। अब अपन जानेंगे पुरुष जनन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन। ये सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है 5 नंबर में, तो अपन सीधा सीधा इसका जवाब भी लिख सकते हैं। पुरुष जनन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र या पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण या टेस्टिस और इसके साथ साथ सहायक नलिकाएं और एक जोड़ी ग्रंथियां एवं बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायता करते हैं, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणु नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं या नर जर्मिनल सेल्स कहते हैं। और इसके साथ दूसरा जो स्तर होता है उन्हें कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। नर जनन कोशिकाएं या जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो यहां पर देखो, एक प्रश्न आता है कि सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है, या वृद्धि करते हुए शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है। तो यहां पर अपन को जवाब देना है, सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं या जो शुक्राणुओं का परिवर्धन हो रहा होता है उन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। शुक्राणु नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिरवाहिकाएं और कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग्स कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग्स कोशिकाएं एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। देखो यहां से भी एक प्रश्न आता है, एंड्रोजन जिन्हें नर हार्मोन्स भी कहते हैं या वृषण हार्मोन्स भी कहते हैं, इनका स्राव किन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो याद रखना है, लीडिंग्स कोशिकाएं या लीडिंग्स सेल्स, जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, ये एंड्रोजन्स या नर हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यहां पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत
वृषण जालिकाएं या रेटेटेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं या वास एफ्रेंसिया, अधिवृषण या एपिडाइडेमस तथा शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस सम्मिलित होती हैं। वृषण की शुक्र जनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं या वास एफ्रेंसिया में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं या एपिडाइडेमस में खुलती हैं, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती हैं। यह एपिडाइडेमस या अधिवृषण शुक्रवाहक या वास एफ्रेंसिया की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं और मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती हैं। इसमें शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल से एक वाहिनी आती है जो मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा में स्खलनीय वाहिनी या एजाकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण या टेस्टिस से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या यूरेथल मिएटस कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरुष या प्रोस्टेट ग्लैंड तथा एक जोड़ा बल्वो यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय या सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। तो ये प्रश्न आता है कि शुक्रीय प्लाज्मा या सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण कौन करता है, तो अपन जवाब दे सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वो सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करती हैं। इस सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, जिसे फल शर्करा भी कहते हैं, तथा कैल्शियम और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। बल्वो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में या पेनिस में स्नेहन यानी लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। अब अपन चित्र के माध्यम से जो अपन ने अभी तक पढ़ा या जिस पे अपन ने चर्चा की उसको अपन इस चित्र में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे टेस्टिस के बारे में। तो देखो इस चित्र में अपन देख सकते हैं टेस्टिस कहाँ पे है। देखो जैसा कि अपन ने कहा था कि टेस्टिस या मनुष्य का पूरा तंत्र कौन से पेल्विक रीजन में होता है। तो पेल्विक रीजन कौन सा रीजन होता है, जैसे अपन देखें मनुष्य की खड़ी अवस्था में जब मनुष्य खड़ा होता है तो उसके दोनों पैरों के ऊपर वाला कमर वाला हिस्सा जो किससे घिरा रहता है, कमर की हड्डी से घिरा रहता है। इस कमर की हड्डी के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। इस पेल्विक रीजन में अपन देख पा रहे हैं यहां पर ये पूरा सिस्टम या नर जनन तंत्र उपस्थित है। ये पेल्विक रीजन के भाग में है। इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि इतना हिस्सा उदर गुहा से बाहर है, जिसमें ये वाला हिस्सा जो अपन देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस उपस्थित है। तो ये देखो ये टेस्टिस हो गई, एक जोड़ा टेस्टिस। ये साइड वाले चित्र में अपन देख सकते हैं टेस्टिस में से एक टेस्टिस इस साइड दिखाई हुई है और एक टेस्टिस इस साइड दिखाई हुई है। दोनों टेस्टिस या वृषण हो गए। इन वृषण से एक नलिका निकलती है। अपन ने देखा ये किसमें, वृषण में से एक नलिका निकलती है। देखो ये वाली नलिका है, अपन देख सकते हैं ये नलिका ये सीधी ऊपर की ओर गई है। ये नलिका, इसका नाम क्या है, शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका अपन ने देखी, ये मूत्राशय है, ये वाला ये मूत्राशय देख पा रहे हैं अपन। इस मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती हुई किधर आई, इधर लूप बना के आगे बढ़ी और लूप बनाने के बाद ये कहां पे खुली, इस शुक्राशय के पास जाके, ये शुक्राशय है, ये वाली संरचना शुक्राशय है। इसके बाद ये शुक्रवाहिका आगे बढ़ी और कहां पहुंची, मूत्र वाहिनी के साथ मिल जाती है। यहां पर ये मूत्र वाहिनी है, यहां पे अपन देख रहे हैं ये वाली नली। इस नली के साथ किसके द्वारा खुल रही है, स्खलनीय वाहिनी या एजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा ये खुल रही है। ठीक है, आगे जाके ये पेनिस अपन देख पा रहे हैं। इस पेनिस या शिश्न के द्वारा ये शरीर से बाहर खुल जाती है इस प्रकार से। ये साइड व्यू देख रहे हैं अपन। इधर अपन देख सकते हैं फ्रंट व्यू। इस फ्रंट व्यू में अपन ने क्या देखा, ये टेस्टिस के अंदर की संरचना अपन देख पा रहे हैं। इसमें कई लोब्यूल्स हैं
और कई पालिकाएं हैं। इन पालिकाओं के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकलने वाली नलिकाएं आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, आपस में मिलकर शुक्रवाहिका बना देती हैं। ये शुक्रवाहिका यहाँ एपिडाइडेमस या अधिवृषण में खुलती हैं और ये आगे बढ़ती हैं और एक शुक्रवाहक के रूप में बाहर निकलती हैं और इधर आके पूरा जो पहले सिस्टम समझाया था अपन ने उसमें आके ये बॉडी से बाहर किसके माध्यम से निकल जाती हैं, शिश्न या पेनिस के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। अब अपन इस चित्र में देख सकते हैं ये कई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई हुई हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान लो ये है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अपन ने दो परत देखी थी, दो लेयर देखी थी। एक तो थी किसकी, एक लेयर थी किसकी, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसकी, और दूसरी लेयर में क्या देख रहे थे अपन, दूसरी लेयर में अपन देख रहे थे सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो यहां पर अपन देख सकते हैं ये वाली लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये शुक्राणु, परिपक्व शुक्राणु यहाँ पे अपन को दिख रहे हैं और ये बीच बीच में यहाँ पर ये बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही हैं। ये वाली देखो, ये सर्टोली कोशिकाएं या सर्टोरी सेल्स हैं। ये सर्टोरी सेल्स क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। ये वाली सर्टोरी सेल्स दिख रही हैं अपन को, बीच बीच में बड़ी बड़ी सर्टोरी सेल्स हैं। तो इस प्रकार से ये वाला चित्र एक टेस्टिज की खड़ी काट या टेस्टिज की आरेखीय काट का एक चित्र पूछा जाता है 3 नंबर में, तो ये चित्र अपन को बनाना आना चाहिए। इसको अपन बना सकते हैं, अलग अलग छल्लों के रूप में बना दो। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये हो गया, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इधर हो गया, ये तीसरा इधर हो गया। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहां पर अपन को दिख रही हैं कुछ सेल्स, जो कौन सी हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं, जो क्या करती हैं, नर हार्मोन या एंड्रोजन्स का स्राव करती हैं। इस प्रकार से अपन इसमें आसानी से इस चित्र को बना सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे स्त्री जनन तंत्र के बारे में। तो इसमें भी सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए या स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो अपन उसके अनुसार जवाब दे सकते हैं। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय या ओवरी और इसके साथ साथ एक जोड़ी अंडवाहिनी या ओविडक्ट, एक गर्भाशय या यूटेरस, एक गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स तथा एक योनि या वेजाइना और बाह्य जननेंद्रियां या एक्सटर्नल जेनेटिलिया शामिल होते हैं। और इसकी ये सभी की सभी संरचनाएं, या कहना चाहिए स्त्री जनन तंत्र भी श्रोणी मेखला में या श्रोणी क्षेत्र या पैल्विक क्षेत्र में स्थित होता है। जैसा कि नर जनन तंत्र में अपन ने देखा था, वो भी श्रोणी क्षेत्र में स्थित था और ये भी श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, श्रोणी क्षेत्र कौन सा होता है, जो अपनी कमर की हड्डी के बीच में घिरा रहता है या उदर गुहा का निचला हिस्सा श्रोणी क्षेत्र कहलाता है। मादा जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों या मेमरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन या निषेचन या फर्टिलाइजेशन तथा सगर्भता या प्रेगनेंसी एवं शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, संरचनात्मक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी। जिससे क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होना होता है तो उस समय ये मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां भी क्रियाशील हो जाती हैं, जिससे जो बच्चा जन्म लेता है उसको फीडिंग कराई जा सकती है, उसे पोषण प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पर अपन जिस चित्र में देख पा रहे हैं, ये श्रोणी मेखला, श्रोणी रीजन दिख रहा है अपन को, ये रीढ़ की हड्डी का पिछला भाग दिख रहा है और ये कमर की हड्डी वाला हिस्सा मान सकते हो ये पूरा। ठीक है, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर ये गर्भाशय या यूटेरस दिख रहा है अपन को। ठीक है, ये मूत्राशय दिख रहा है ये, और यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र मार्ग एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और ये जिस संरचना के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है उसे अपन कहते हैं योनि द्वार। ठीक है, और ये यहां से गर्भाशय ग्रीवा वाला भाग दिख रहा है अपन को और आगे योनि वाला भाग
और ये योनि के माध्यम से शरीर से बाहर या योनि द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर खुल गया, तो ये योनि द्वार के माध्यम से कॉमन छिद्र के द्वारा दोनों मूत्र मार्ग और ये अपना क्या नाम है मादा जनन तंत्र दोनों शरीर से बाहर खुल जाते हैं। इस चित्र में अपन देख सकते हैं। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। अच्छा, यहां पर एक बात समझ लें अपन, प्राथमिक लैंगिक अंग उन अंगों को कहते हैं जो या तो अंडाणुओं का निर्माण करें या शुक्राणुओं का निर्माण करें, बाकी उसके सहायक होते हैं। ठीक है, तो नर में वृषण या टेस्टिस प्राथमिक लैंगिक अंग है और मादा में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक मतलब अंडाणु या ओवम और कई तरह के स्टेरॉयड हार्मोन, जिन्हें अंडाशय हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इनको उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय या ओवरी स्थित होती है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर के होती है और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। लिगामेंट या एक संयोजी ऊतक होते हैं लिगामेंट, जो क्या करते हैं, इस अंडाशय को दोनों तरफ जोड़े रहता है। किस किस के साथ? एक तो बॉडी की बॉल के साथ या श्रोणि भाग जो होता है उसकी दीवार से जुड़े रहती हैं, और एक तरफ किससे जुड़े रहती हैं, गर्भाशय की दीवार या यूटेरस की दीवार से जुड़े रहती हैं। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला या एपिथेलियम से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका या ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है। यह ओवेरियन स्ट्रोमा 2 क्षेत्रों में बटा होता है। एक तो होता है इसका परिधीय भाग या जिसे बलकुट या कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है इसका आंतरिक मध्य वाला भाग, जिसे मध्यांश वाला भाग, जिसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। मतलब इसके 2 भाग हो गए, कॉर्टेक्स, और बाहर वाला जो पेरिफेरल या परिधीय भाग है वो कॉर्टेक्स कहलाएगा, और अंदर वाला आंतरिक भाग है जो मध्यांश या मेडुला के नाम से जाना जाता है। अंडवाहिनियां या डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका, तीनों नाम है। अंडाशय से जो अंडाणु निकलते हैं, उन अंडाणुओं को ले जाने वाली वाहिकाओं को क्या कहते हैं, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये गर्भाशय तथा योनि ऐसे कहें, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अभी अपन चित्र में देखा, आगे फिर देखेंगे। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप या फनल के आकार का होता है, जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहा जाता है। इस इनफंडिबुलम के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप या प्रोजेक्शंस निकालते हैं, जिन्हें झालर या फिम्बरी कहते हैं। ये सब चीजें अभी चित्र में अपन देखेंगे। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में जो झालर या फिम्बरी सहायक होते हैं, ये झालर या फिम्बरी सहायक होते हैं। मतलब जब अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु जो निकलता है वो सीधा उदर गुहा या श्रोणि भाग के जो गुहा होती है उसमें छोड़ दिया जाता है। फिर ये फिम्बरी जो होती है, उसकी जो उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं, वो प्रवर्ध इस अंडाणु को पकड़ते हैं, पकड़ के अंडवाहिनी के अंदर ढकेल देते हैं। ठीक है, इसका जो कीपक का भाग या इसका जो कीपाकार भाग है, आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहा जाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ या इस्थमस के रूप में एक सक्रिय ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय या यूटेरस केवल एक होता है और इसे बच्चादानी या बुम्ब भी कहा जाता है। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं या लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि या वेजाइना में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है।
बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहते हैं। मध्य मोटी चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहते हैं। तो बाहर वाला पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम तथा आंतरिक ग्रंथ स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। अंतः स्तर मतलब एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय के पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, इनका दोनों का रोल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसका रोल है? एंडोमेट्रियम का। और बच्चे का पैदा होने का जो रोल है वो पेशी स्तर का है। ठीक है, उसकी जो पेशी स्तर होता है मस्कुलर मतलब मध्य वाला, उसका रोल होता है बच्चे को पैदा करने में। स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जघन सेल या मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ या लेबिया माइनोरा तथा योनि छद्र या हाइमेन और भगसेफ या क्लाइटोरिस आदि सम्मिलित होते हैं। मॉन्स प्यूबिस एक बसामय ऊतकों से बनी मोटी गद्दी जैसी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। लेबिया मेजोरा ऊतकों का मासल फोल्ड है जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लेबिया माइनोरा ऊतकों का एक चौड़ा फोल्ड होता है और यह लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली जिसे हाइमेन कहते हैं, इससे आंशिक रूप से ढका होता है। क्लाइटोरिस एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो लेबिया मेजोरा के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। हाइमेन प्राय पहले मैथुन या संभोग के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टेम्पोन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या कुछ औरतों का योनि छद्र संभोग के बाद भी बना रहता है। इसलिए हाइमेन के होने अथवा न होने की बात को किसी भी स्त्री के कौमार्य या वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। अब देखो अपन इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र अक्सर पूछा जाता है, तो इसको बनाने का तरीका देखो मैं बता देता हूं कैसे शुरू करना है। सबसे पहले अपन यहां पर इस प्रकार से यूटेरस बना दें, ऐसे यूटेरस या गर्भाशय बना दें। ठीक है, यूटेरस या गर्भाशय बना दें। एक अंडाशय इधर बना दें और एक अंडाशय इधर बना दें। दोनों अंडाशय बना दिए अपन ने। और अंडाशय बनाने के बाद इस अंडाशय को लिगामेंट के द्वारा अपन किसके साथ जोड़ सकते हैं? अपन ने पढ़ा कि लिगामेंट के द्वारा अंडाशय किससे जुड़े रहते हैं? इधर गर्भाशय से या यूटेरस से जुड़े होते हैं। ऐसे जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, जोड़ने के बाद यहां से अंडवाहिनी को इधर ले आओ ऐसे, और इसको घुमाते हुए यहां ले जाओ। ठीक है, अंडवाहिनी यहां तक आ गई। इधर से अंडवाहिनी का दूसरा सिरा भी ला सकते हैं, ऐसे करके अंडवाहिनी का दूसरा सिरा इधर से ले आओ और इसको ला के यहां तक जोड़ दो। ठीक, और इधर से भी अंडवाहिनी का दूसरा सिरा ले आओ और इसको ला के भी यहां से इधर जोड़ दो। ठीक, ये दोनों भाग हो गए। और यहां पर इसकी फिम्बरी बना दो, उंगली नुमा प्रवर्ध, ये अपन ने फिम्बरी बनाए थे। ऐसे इसका मुंह चौड़ा कर दो, ये फिम्बरी बन गई। फिम्बरी जैसी संरचना या उंगली नुमा प्रवर्ध यहाँ पे कैसे भी बना दो। ये लो, ये बन गया। और इसमें इस प्रकार के फोल्डेड दिखा दो। इस प्रकार से अपन इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक आइडिया बता दिया मैंने। ठीक, और यहां पर योनि की संरचना भी बना सकते हो। तो ये योनि वाला भाग बता दो इधर, ऐसे करके। ठीक है, अब इसके जो अपन ने देखा वो सब चीजें देख सकते हैं। देखो एक जोड़ी, ये देख लो अंडाशय हो गए, एक जोड़ी अंडाशय दोनों साइड, ये हो गया। ठीक, एक जोड़ी, एक दूसरा अंडाशय इधर हो गया। ये बीच में गर्भाशय हो गया पूरा, ये वाला, ये गर्भाशय हो गया। ठीक, गर्भाशय के तीनों स्तर के बारे में बता दिया आपने।
अंत स्तर, अंदर वाला, ये वाला अंत स्तर हो गया जो कैसा होता है, जिसके बारे में बताया था ग्रंथिमय। बीच वाला पेशी स्तर हो गया और इसके ऊपर बाहर वाला स्तर हो गया ये परिगर्भाशय, जिसका नाम दे दिया अपन ने। और इधर से ये अंडवाहिनी या क्या नाम हो गया इसका, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, ये हो गई ये वाली। यहाँ इसका ये एम्पुला वाला भाग हो गया, फूला हुआ भाग। और जिसका आगे वाला कीपनुमा भाग, जिस पे उंगली नुमा प्रवर्ध निकले हुए हैं, या जिन्हें प्रोसेस कहा गया, जिन्हें झालर या फिमरी के नाम से जानते हैं। और ये पूरी संरचना इसकी हो गई, इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। अब अपन आगे पढ़ें। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां मुख्य संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में बसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों या मेमरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो कूपिकाओं की गुहिकाओं में एकत्रित होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी या मेमरी डक्ट का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिकाएं मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। तो स्तन ग्रंथियों का पूरा चित्र अपन इसमें आसानी से देख सकते हैं। देखो ये स्तन पालियां हैं, कई स्तन पालियां हैं और ये स्तन पालियां छोटी छोटी कूपिकाओं में खुली हैं और ये कूपिकाएं इन एम्पुला में खुले हैं। ये एम्पुला आके दुग्ध वाहिनी में खुल गए और ये सभी दुग्ध वाहिनियां आके एक निपल के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं, जिससे कि बच्चा अपनी फीडिंग करता है। और इसके साथ इस चैप्टर का पहला पार्ट का रिवीजन समाप्त होता है। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।